की शुरुआत कहाँ से होती है? एक नीड या आवश्यकता से होती है। तो आपको लगता है कि आवश्यकता है आपको कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अपने गेम में आपको बहुत अच्छा करना है या बहुत आगे जाना है, बहुत इंडिया का टॉप का कोच बनना है, तो वो आपके अंदर एक इच्छा है, एक नीड है, एक आवश्यकता है। और जब आपको नीड अंदर से नीड ये फील होगी कि मुझे अच्छा कोच बनना है, तो फिर आप उसके लिए कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए और कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव होने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो नीड के बाद आता है ड्राइव। तो ड्राइव माने आपके अंदर से जो ऊर्जा है या आपके अंदर एक कोई शक्ति है जो आपको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो नीड ड्राइव को जन्म देता है, और ड्राइव की वजह से आप गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी करते हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए उससे संबंधित मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। और जब गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी आप करेंगे तो उसके बाद गोल अचीवमेंट होगा, आप अचीव कर पाएंगे गोल। तो ये मोटिवेशन की प्रक्रिया जो है, इसकी शुरुआत होती है नीड से। नीड लीड्स टू ड्राइव, ड्राइव टू गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, और उसके बाद गोल अचीवमेंट होता है। अब इनमें से अगर कोई भी चीज एब्सेंट है, मान लीजिए आपके अंदर नीड नहीं है, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो आपके व्यवहार को मोटिवेटेड व्यवहार नहीं कहा जाएगा। या आपके अंदर ड्राइव नहीं है या गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं है, तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोटिवेशन हर एक के अंदर होता है। किसी के अंदर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, वो माने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित है। और कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर मोटिवेशन की कमी। तो मोटिवेशन होना और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर एक के अंदर मोटिवेशन कम या ज्यादा मात्रा में होता है, और जिनमें कम होता है वहां पर कोचेस को और साइकोलॉजिस्ट को जरूरत होती है कि खिलाड़ियों को मोटिवेट करें टेक्निक्स को यूज करके। तो आज हम लोग इन दोनों चीजों की बात करेंगे। अब मोटिवेशन है क्या, इसको समझें हम। मोटिवेशन इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अकाउंट फॉर इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर। तो इस डेफिनेशन के अनुसार 4 चीजें हैं जो कि मोटिवेशन में आती हैं। एक है कि हम एक एक्टिविटी को शुरू क्यों करते हैं, या कोई भी काम हम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशिएशन, मतलब शुरू करना। उसके बाद है डायरेक्शन, किस दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डायरेक्शन यानी दिशा। उसके बाद है इंटेंसिटी, की कितनी ज्यादा तीव्रता से हम मेहनत कर रहे हैं, कितनी ज्यादा एनर्जी लगाकर, अपना मन लगाकर, अपनी पूरी मन से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तीव्रता, कितनी कितनी इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद है परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर। परसिस्टेंस का मतलब है कि लगन हमारे अंदर कितनी है। तो अगर हम मोटिवेटेड ज्यादा होंगे तो हमारे अंदर लगन भी होगी, और हम उस कार्य को करने के लिए लगे रहेंगे जब तक कि लक्ष्य तक ना पहुंचे। तो ये 4 चीजें जो है ये बताती हैं मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन में क्या क्या आता है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन के प्रकार क्या है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार पाए गए हैं। एक को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? ये ऐसा मोटिवेशन है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ड्रिवन होता है। तो बाहरी कोई चीज है जो कि हमको खींचती है अपनी तरफ, और हम उस कार्य को करने के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो वो बाहरी चीजें क्या हैं, जैसे कि प्राइज मनी है, या मेडल है, या ट्रॉफी है, या नौकरी है, खेल के द्वारा हमें नौकरी मिल जाएगी। तो कोई बाहरी आकर्षण है जो कि हमें खींच रहा है कार्य करने के लिए, खेलने के लिए, जिससे कि खेलने से हमें ये प्राप्त होगा। तो जब कोई बाहरी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसके लिए हम कार्य करते हैं, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर से प्रेरणा नहीं आई है, वो प्रेरणा है बाहरी कोई चीज को प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से दूसरा टाइप ऑफ मोटिवेशन है जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? ये इंटरनल ड्राइव है जो कि स्पोर्ट्समैन को मोटिवेट करती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पोर्ट्स में लगे रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए।
तो ये जो अंदर से जो ड्राइव होती है, अंदर से जो हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, इसको इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। तो ये इच्छा, इंटरनल इच्छा जो है, ये इच्छा कुछ बाहरी चीज प्राप्त करने के लिए नहीं होती। जो इंसान इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसका हाई होता है, ऐसा इंसान क्यों करता है वो कार्य? क्योंकि उसको उस कार्य को करने में ही खुशी है। तो ये उसको अपने गेम से बहुत प्यार है, उसको गेम से पैशन है, बहुत लगाव है, या वो गेम को खेलते समय उसको एंजॉय करता है, फन और एंजॉयमेंट के लिए करता है, सीखने के लिए करता है। उसको कोई बाहरी चीज या बाहरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। अंदर से ही उसको खुशी मिलती है किसी कार्य को करने के लिए। और अगर खिलाड़ियों को देखें तो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि अपने खेल से इतना ज्यादा उनको लगाव होता है, इतना प्रेम होता है कि वो खेलते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, और मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, क्योंकि उनको उससे खुशी मिलती है और सीखने की इच्छा होती है उनमें कि हम सीखें और आगे बढ़ें। तो इस तरह के मोटिवेशन को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो इसमें नॉलेज गेन करने की भी इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है, और अकॉम्प्लिश करना है, मास्टरी ओरिएंटेशन, मतलब अपने एरिया में, अपने खेल में महारत हासिल करना। तो मोटिव ये होता है कि हम अपने खेल में जितना अच्छा हम बन सकते हैं, जितना महारत हासिल कर सकते हैं, उतना हम करें। बाहरी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। अब मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा है कि दोनों तरह के मोटिवेशन लोगों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक में इंट्रिंसिक है तो एक्सट्रिंसिक नहीं होगा। तो जनरली ह्यूमन बींग्स में देखा गया है कि दोनों तरह के मोटिवेशन होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इंट्रिंसिक ज्यादा होता है और कुछ में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा होता है। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। जो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड प्लेयर्स होते हैं, उनको जिस चीज के लिए वो खेल रहे हैं, वो चीज जब प्राप्त हो जाती है तो उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो इस तरह की देखा गया है खेलों में कि नौकरी पाने के लिए बच्चे खेले हैं कि खेल के द्वारा हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने में आसानी रहेगी, या हमें कोई प्रमोशन मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो जब इस तरह की बाहरी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा से खेल रहा होता है, तो फिर ये देखा गया है कि जब उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो उसके बाद खेल के प्रति मोटिवेशन कम हो जाता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ये एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन है। लेकिन इंट्रिंसिकली अगर मोटिवेटेड है खिलाड़ी, अगर उसको अंदर से प्रेरित है और खेल से उसको प्यार है, लगन है, तो वो जिंदगी भर, अपने जीवन भर वो खेलेगा, खेल से जुड़ा रहेगा। तो ये पाया गया है, ये देखा गया है कि जनरली ये देखा गया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन खिलाड़ी को ज्यादा देर तक अपने खेल से जोड़ के रखता है, और इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड खिलाड़ी उसके लगन और परसिस्टेंस होती है, और वो सीखने की इच्छा से करता है, तो इसलिए वो सीखता जाता है, उसके अंदर वो इच्छा है कि हम और चीजें सीखें और आगे बढ़ें। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो लंबे समय तक बना रहता है और उस कम नहीं होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक जो चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी कर रहा है, वो मिल जाने पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को देखा गया है कि वो कम हो जाता है। तीसरा टाइप का मोटिवेशन जो है उसको बोलते हैं ए मोटिवेशन। ए मोटिवेशन का मतलब है कि मोटिवेशन की कमी होना या मोटिवेशन नहीं होना। तो अगर किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, इच्छा नहीं है, तो वो उस काम को नहीं करता है। तो ए मोटिवेशन जो है, it occurs when an individual has very low level of motivation towards any given task। जब खिलाड़ी का बहुत कम मोटिवेशन होता है, किसी भी इंसान का, या नहीं होता है मोटिवेशन किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको हम ए मोटिवेशन बोलते हैं। अब ए मोटिवेटेड एथलीट की क्या विशेषता है? ए मोटिवेटेड एथलीट जो होता है, उससे अगर पूछा जाए कि आप खेल में क्यों आए हैं, तो वो कोई एक निश्चित जवाब नहीं दे पाता है, उसको निश्चित उत्तर उसके पास नहीं होता है कि क्यों वो खेल में आया है और क्यों खेलना शुरू किया है।
उसके बाद उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, क्योंकि उनको मोटिवेशन ही नहीं है, तो कोई लक्ष्य नहीं है और कोई उनके अंदर इच्छा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें या खेल से जुड़े रहें। तो इस तरह के एथलीट्स को उनमें कमिटमेंट कम होता है और उनमें कॉम्पिटेंस भी कम होती है। देखा गया है कि ऐसे एथलीट्स वो ना तो सक्षम होते हैं अपने गेम में और ना ही उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट होती है खेल के प्रति। तो इस तरह के एथलीट्स को हम कहेंगे मोटिवेटेड एथलीट्स हैं, में मोटिवेशन ना के बराबर। तो ये 3 प्रकार के मोटिवेशन पाए गए हैं जिन पर की खेल मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। अभी तक जितना बताया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और ए मोटिवेशन, ये आप लोगों को समझ में आया है? अगर किसी को नहीं समझ में आया है प्लीज अभी पूछ लीजिए बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई दिक्कत है समझने में प्लीज पूछिए। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनको, अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद माय स्पीकिंग टू मच इन इंग्लिश इन हिंदी, यस राहुल बोलिए। राहुल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल ने, हाँ राहुल बोलिए। मैम सेकंड ये बताया ना आपने इंस्टेंट ये मोटिवेशन मैम, इंसेंट्रिक मैम। कौन सा, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? यस मैम, यस मैम। कौन सा? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। कौन सा वाला? सेकंड वाला कह रहा मैम। कौन सा वाला मोटिवेशन? कौन सा? सेकंड वाला मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जब आपको अंदर से इच्छा होती है किसी कार्य को करने के लिए, आपको किसी कार्य को करने में खुशी मिलती है। आपको अगर कोई आपको एक्सटर्नल कोई वस्तु ना भी दी जाए, कोई प्राइज ना भी दी जाए, नौकरी ना भी दी जाए, लेकिन आपको खेल से इतना ज्यादा प्यार है, इतना लगाव है खेल से कि आप खेलते हैं, तो आपके अंदर से इच्छा होती है कि हम खेलें। और आपको खेलने से आपको यू एंजॉय, आप उसको बहुत खुशी खुशी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और सीखने की इच्छा होती है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, अपने गेम के बारे में और जानने की, सीखने की इच्छा होती है, ना कि किसी चीज को प्राप्त करने की। तो इंट्रिंसिक मतलब अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी अंदर से आपको इच्छा होती है कि हम खेलें, क्योंकि आपको खेल से प्रेम है, खेल से लगाव है, खेल के लिए पैशन है और आप सीखने के लिए और एंजॉय करने के लिए, अपनी खुशी के लिए खेलते हैं। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे गए हैं जो कि गरीब घर से हैं, उनके पास फैसिलिटीज भी नहीं है और लेकिन वो खेल से उनको इतना लगाव है कि वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं खेलना। तो ये अंदर से जो इच्छा एक होती है, तीव्र इच्छा कि हम कोई भी कार्य को करें और उस कार्य को करने में हमको खुशी मिलती है, उसको हम इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं है कि हमें नौकरी मिल जाए या हमको ये मिल जाए या वो मिल जाए, प्राइज मनी मिल जाए, उनका दिमाग उधर नहीं जाता है। हाँ, अच्छा करेंगे तो सब चीज मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा जो है वो अंदर से है कि हम खेलें क्योंकि हमें इसमें खुशी मिलती है। समझ में आया? इज इट क्लियर? किसने प्रश्न पूछा था? समझ में आ गया? ओके, सो नाउ वी गो ऑन। ओके, सो नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट की टेक्निक्स क्या है। अब अगर कोचेस देखें कि किसी खिलाड़ी के अंदर मोटिवेशन की कमी है, वो खेल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, रेगुलर नहीं आता है प्रैक्टिस के लिए, या बीमारी का या बुखार का या कुछ बहाना बना के नहीं आता है, एब्सेंट हो जाता है ट्रेनिंग से, और आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग में भी उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अपना 100% वो नहीं लगा रहा है, तो आप उसके व्यवहार से देख के समझ जाएंगे कि इसके मोटिवेशन में कमी है, ये उतना प्रेरित नहीं है अंदर से कि खेले, और खेल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस अवॉइड करता है। तो इस तरह के खिलाड़ी को आप
आप देख के उसके व्यवहार को आपको समझ में आएगा कि इसमें मोटिवेशन की कमी है। जिस खिलाड़ी में मोटिवेशन ज्यादा होगा वो रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा, आपकी बात सुनेगा, जल्दी इंप्रूव करेगा, टेक्निक्स जल्दी सीखेगा। कभी कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड खिलाड़ी होते हैं, वो अलग से अपना खुद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं प्रैक्टिस टाइम के बाद भी। तो ऐसे खिलाड़ियों को देख के आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज्यादा अभिप्रेरित हैं, इनके अंदर प्रेरणा ज्यादा है, मोटिवेशन हाई है। लेकिन जो जिनका मोटिवेशन कम है, ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। तो कोचेस क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, जिनके द्वारा हम खिलाड़ियों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें और अपने खेल में आगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग माने लक्ष्य निर्धारण करने की प्रक्रिया। गोल सेटिंग मीन्स सेटिंग गोल्स फॉर द प्लेयर्स। नाउ इफ यू डोंट हैव अ गोल, अगर आपके लक्ष्य नहीं है जीवन में तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि लक्ष्य जो है, गोल्स जो है आपको डायरेक्शन देते हैं और आपके व्यवहार को केंद्रित करते हैं एक पर्टिकुलर दिशा में, और परसिस्टेंस जनरेट करते हैं। आपके अंदर लगन होती है कि जब तक आप लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें आप उसके लिए मेहनत करते हैं। तो गोल्स जो है वो बहुत जरूरी है, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो गोल्स क्या करते हैं, इससे गोल्स से खिलाड़ियों का अटेंशन जो है अपने खेल पे ज्यादा फोकस होता है। उनका एफर्ट जो है, वो जो मेहनत करते हैं उस मेहनत को एक दिशा मिलती है और उससे परसिस्टेंस और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। तो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के अगर आप प्लानिंग करेंगे तो खिलाड़ी का इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत स्लो होगा और खिलाड़ी को दिशा और परसिस्टेंस उसके व्यवहार में आपको नहीं दिखेगा। तो गोल सेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोच और एथलीट दोनों मिल के गोल सेट करते हैं। और किस लिए गोल सेट करते हैं कि जो लक्ष्य सेट किए हैं उस लक्ष्य की तरफ खिलाड़ी को के परफॉर्मेंस को कैसे ले जाया जाए, उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है। तो जो भी प्लान बनाते हैं आप खिलाड़ी के लिए, वो उसमें लक्ष्य को डालना बहुत जरूरी है और समयबद्ध होने चाहिए कि कितने समय बढ़ जाएगा। तो जो याद रखने की चीज है कि स्मार्ट गोल्स सेट करिए। स्मार्ट गोल्स एक ऐसा शब्द है जिससे आप समझ जाएंगे कि गोल सेटिंग में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो स्मार्ट में है, एस का मतलब है स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल माने निर्दिष्ट गोल। गोल जो हो वो स्पष्ट हो कि कितना समय में उसको कितना अचीव करना है। जैसे मान लीजिए 100 मीटर का स्प्रिंटर है और उसके लिए आपने गोल सेट किया कि मान लीजिए उसका अभी टाइमिंग जो है वो 11.05 है, 11.05 सेकेंड्स उसका अभी टाइमिंग। तो आप उसके लिए गोल सेट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उसका 11 पर आ जाना चाहिए, 11 होना चाहिए उसका टाइमिंग। तो ये हो गया स्पेसिफिक गोल। आपने टाइमिंग के आधार पे स्पष्ट कर दिया कि अभी अगर 11:05 है तो अगले 6 महीने में 11 पे आना चाहिए टाइम। ये मैंने जस्ट एक उदाहरण आपको दिया है। तो स्पेसिफिक गोल्स अगर होंगे तो इम्प्रूवमेंट फास्ट होगा, खिलाड़ी को भी पता होगा कि हमको कितना इम्प्रूव करना है अगले 6 महीने। लेकिन अगर आप जनरल गोल सेट कर देंगे कि तुमको अच्छा करना है, तो अच्छा जो है वो एक जनरल गोल है, तो उससे खिलाड़ी को कोई दिशा नहीं मिलेगी और खिलाड़ी मेहनत उतनी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके सामने ये क्लियर है और स्पष्ट है कि मुझको 11:05 से लेके 11 तक लाना है अपना टाइमिंग, तो उसके सामने वो उसको स्पेसिफिक गोल हम कहते हैं। टाइमिंग के टर्म्स में हमने गोल सेट कर दिया। उसी तरह से अगर कोई थ्रोअर है तो थ्रोअर का हम डिस्टेंस के टर्म्स में उसका गोल सेट करेंगे, या कोई जंपर है तो उसका हाइट, कितना हाइट वो जंप कर रहा है हाई जंपर, उस टर्म्स में उसका गोल सेट करेंगे कि अगले 6 महीने में उसको कितना इंप्रूव करना है। तो स्पेसिफिक गोल्स अगर होंगे तो उससे खिलाड़ी का ये दिमाग में क्लैरिटी रहती है, स्पष्ट रहता है कि मुझे कितना और कितने समय में इंप्रूव करना है। दूसरा है कि एम से मेजरेबल, कि जो गोल्स हों वो ऐसे हों कि उनका हम मापन कर सकें।
उसको हम मेजर कर सकते हैं। आप टाइमिंग जैसे है उसको आप माप सकते हैं, या डिस्टेंस है उसको आप माप सकते हैं। तो जब आप मापेंगे तो बताएंगे, फिर खिलाड़ी को फीडबैक देंगे कि आपने इतना किया है और आपका लक्ष्य ये था और आपने इतना किया है। तो खिलाड़ी को समझ में आएगा कि वो उसने लक्ष्य को प्राप्त किया या अभी कुछ कमी रह गई है, या लक्ष्य से ज्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मापन होना चाहिए, मेजरेबल। तीसरा है अटेनेबल। ऐसा गोल सेट करिए कि खिलाड़ी उसको प्राप्त कर सके। अब मान लीजिए खिलाड़ी का अभी 11.05 उसका टाइमिंग है और आप उसको कहें कि आप अगले 6 महीने में हमको 10.5 करके दिखाओ, तो वो संभव नहीं है। दैट इज नॉट एन अटेनेबल गोल। बहुत डिफिकल्ट गोल है और 6 महीने में इतना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। तो इस तरह का गोल अगर आप बहुत डिफिकल्ट गोल सेट कर देंगे और खिलाड़ी उसको नहीं अचीव कर पाएगा, तो खिलाड़ी मायूस हो जाता है और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, मोटिवेशन उसका कम हो जाता है। उसी तरह से अगर बहुत आसान गोल आपने सेट कर दिया कि अभी वो 11.05 कर रहा है, आप उससे कहिए कि अगले 1 साल में आपको 11.04 करना है, तो 0.01 का उसको खाली इंप्रूव करना है। तो बहुत आसान गोल है। तो बहुत आसान गोल अगर सेट कर, खिलाड़ी का मोटिवेशन कम हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है, उसकी मेहनत में ढीलापन आ जाता है। तो ऐसे हों गोल्स जो कि खिलाड़ी प्राप्त कर सके, लेकिन उसमें थोड़ी चुनौती भी हो। चुनौती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनौती से ही इम्प्रूवमेंट होता है। अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है आपका गोल, तो खिलाड़ी इंप्रूव नहीं करेगा। बहुत आसान गोल आपने सेट कर दिया तो चुनौती कम हो गई। तो थोड़ा सा ऐसा गोल हो कि खिलाड़ी उसको प्राप्त भी करे, लेकिन उसमें चुनौती भी हो। तो अटेनेबल एंड चैलेंजिंग ये होना चाहिए गोल्स। उसके बाद है रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक माने हर खिलाड़ी की अपनी अपनी क्षमता होती है, तो खिलाड़ी की क्षमता को देखते हुए उसके लिए गोल सेट करना है। सारे खिलाड़ियों का एक जैसा गोल नहीं हो सकता है, तो हर खिलाड़ी की अलग क्षमता होती है। खिलाड़ी की व्यक्तिगत क्षमता को देखते हुए उसके गोल सेट करिए, उसको हम रियलिस्टिक गोल्स बोलते हैं। अगर आपने खिलाड़ी की क्षमता को ध्यान में नहीं रखा है और गोल सेट कर दिया है, तो खिलाड़ी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा और उस स्थिति में उसका मोटिवेशन फिर डगमगा सकता है, मोटिवेशन कम हो जाएगा। उसके बाद है टी यानी टाइम बाउंड। जब भी आप गोल सेट करें तो टाइम के एक टाइम समयबद्ध होने चाहिए गोल्स। समय के अंतराल के अंदर आप सेट करिए कि अगले 3 महीने में तुम्हें ये इतना करना है, उसके बाद अगले 6 महीने में इतना करना है। तो जब आप इस तरह से गोल सेट करेंगे, अभी जब हम डिटेल में आएंगे गोल सेटिंग पे तो आपको और चीजें बताएंगे कि गोल्स कैसे हम जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, और तब हम अपने लॉन्ग टर्म गोल पे पहुंचते हैं। तो उस तरह से गोल सेट करना चाहिए। तो टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है कि कितने टाइम के अंदर खिलाड़ी को अपना गोल तक पहुंचना है, क्योंकि टाइम अगर आप नहीं फिक्स करेंगे तो खिलाड़ी ढीला हो जाएगा और उसके मेहनत में कमी हो जाएगी। तो टाइम के अंदर सेट करें गोल को। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं, SMART, स्मार्ट गोल्स। इनको अगर आप याद रखें तो गोल सेटिंग की प्रक्रिया में आपको बहुत सहायता होगी। उसके बाद है दूसरी जो टेक्निक है मोटिवेट करने के लिए, वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट को हम किस तरह से यूज करें खिलाड़ियों के साथ, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? रिवॉर्ड होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप रिवॉर्ड कब देते हैं? खिलाड़ी ने मान लीजिए कोई टेक्निक बहुत अच्छी तरह करी और आपने उसको बोला शाबाश, तो आपने जब शाबाश कहा तो वो शाबाश शब्द जो है वो उसके लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है। वो उसको खुशी मिलती है कि कोच ने मुझको शाबाश बोला और इसके माने मैंने ये टेक्निक सही तरीके से की है। तो जब उसको ये मैसेज मिलता है कि मैंने सही करी है, उससे कोच खुश हुआ है और उसने शाबाश बोला है, तो वो उसको फिर दोहराएगा, उस टेक्निक को उसी तरह से करने की फिर दोबारा कोशिश करे। तो रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कोचेस को। बहुत से कोचेस होते हैं कोचिंग में, वो बोलते नहीं है, देखते रहेंगे खिलाड़ी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लेकिन शाबाशी नहीं देंगे। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है, मनोवैज्ञानिकों का, कि जितना आप रिवॉर्ड्स दें, वर्बल रिवॉर्ड, इसको वर्बल रिवॉर्ड बोलते हैं, मौखिक मौखिक आपने शाबाश बोल दिया उसको या उसकी पीठ थपथपा दी, ये नॉन वर्बल रिवॉर्ड है। आपने उसकी पीठ थपथपा दी या उसका हैंडशेक कर लिया या उसको हग कर लिया, तो ये चीजें जो है करते रहना चाहिए कोचेस को, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है।
इससे बच्चे इनकरेज होते हैं और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो रिवॉर्ड का कोई जरूरी नहीं, रिवॉर्ड का मतलब कि आप कोई भौतिक चीज उसको दें, कोई वस्तु उसको दें प्राइज के तौर पे, वो कोच नहीं कर सकते ट्रेनिंग में। वो तो कंपटीशन में अगर बच्चा अच्छा करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, भौतिक रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग में आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नॉन वर्बल रिवॉर्ड और वर्बल रिवॉर्ड। तो वर्बली आप उसको शाबाश बोलिए, खुश होइए उसके परफॉर्मेंस पे, या उसको बोलिए कीप इट अप, बहुत अच्छा, आगे भी इससे और अच्छा करने की कोशिश करो। इस तरह से उसको प्रेरित करना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों से बात करते रहना और कोचेस को रिवॉर्ड देते रहना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो अब रिवॉर्ड्स जो है वो मटेरियल रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि मेडल, ट्रॉफी, प्राइज मनी, स्पोर्ट्स किट, जॉब प्रमोशन एक्सेट्रा। इनको हम भौतिक रिवॉर्ड बोलते हैं, जो कि मटेरियल रिवॉर्ड्स होते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, जैसे कि वर्बल रिवॉर्ड्स, जैसा मैंने कहा कि वेल डन, गुड, कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू, इस तरह के शब्द कि मुझे तुम पर गर्व है, बहुत अच्छा, शाबाश, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको वर्बल रिवॉर्ड बोलते हैं। तो ये भी बहुत रिवॉर्ड का काम करते हैं और बच्चे को प्रेरित करते हैं। और नॉन वर्बल रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने पीठ थपथपा दी या स्माइल कर दिया, हक कर लिया या हैंडशेक कर लिया, उससे भी बच्चा जो है खुश होता है कि कोच मेरे परफॉर्मेंस से खुश है। अब कुछ चीजें ध्यान देनी है जब आप रिवॉर्ड्स देते हैं। रिवॉर्ड कब देना चाहिए? रिवॉर्ड तब देना चाहिए जब जो भी आपका अपेक्षित व्यवहार था, अपेक्षित परफॉर्मेंस था, वो बच्चे ने करके दिखाया, तो तुरंत आप उसको रिवॉर्ड करिए। तो अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जीता हो। हार जीत पे रिवॉर्ड खाली देना ये कोचेस के लिए ठीक नहीं है। कोचेस को अगर देख रहे हैं कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है परफॉर्मेंस, तो तब भी उसको आप रिवॉर्ड करिए, उसको शाबाश बोलिए, उससे वो प्रेरित होगा और अच्छा करने की। तो रिवॉर्ड्स कब देने चाहिए? जब आपने देखा कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है, या उसने बहुत अच्छा कोई टेक्निक वो पहले ठीक से नहीं कर रहा था, अब वो ठीक करने लग गया है, तो आप शाबाश बोलिए उसको तुरंत। तो तुरंत देना चाहिए रिवॉर्ड, जबकि अपेक्षित व्यवहार आपको दिखाई दिया। अगर अपेक्षित परफॉर्मेंस जो आपने उससे उम्मीद की थी कि वो परफॉर्म करेगा और उसने कर लिया, तो उसको तुरंत आप रिवॉर्ड करिए। ये नहीं कि उसने कल परफॉर्म किया और आप 2 दिन बाद उसको कह रहे हैं कि परसों तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप डिले करेंगे रिवॉर्ड देने में, तो रिवॉर्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इसलिए तुरंत रिवॉर्ड करो। जब भी बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चे ने मेहनत की है, अच्छा परफॉर्म किया है, तुरंत उसको शाबाश बोलिए। तो इट शुड बी गिवन इमीडिएटली फॉलोइंग द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। डिलेड रिवॉर्ड्स जो है उनका पावर टू मोटिवेट कम हो जाता है। वो फिर जो अगर डिले कर देंगे आप रिवॉर्ड देने में, शाबाश बोलने में, तो उसका वैल्यू उसकी कम हो जाती है। रिवॉर्ड शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। अब प्लेयर ने जितना परफॉर्म किया उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड दीजिए। वेरी बिग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल अचीवमेंट्स। अब उसने कोई छोटी सी चीज की है और आपने उसको कोई बहुत बड़ा सा प्राइज दे दिया, तो वो उसको डीमोटिवेट कर देगा, क्योंकि छोटा सा उसने कोई कार्य किया, छोटा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसमें आपने उसको बहुत बड़ा दे दिया कोई रिवॉर्ड, तो वो उसके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। और उसी तरह से अगर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा अचीवमेंट है, और आपने उसको बहुत छोटा सा रिवॉर्ड दिया है, तो वहां पर भी वो मोटिवेशन का काम नहीं करता है वो रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड ऐसा हो कि जो खिलाड़ी ने जो भी परफॉर्मेंस किया है उसके प्रोपोर्शन में हो, तो वो रिवॉर्ड का काम ज्यादा करता है। अब दूसरी चीज है पनिशमेंट। बहुत से कोचेस पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ी ने अच्छा नहीं किया तो उसको पनिश कर दिया, उसको डांट दिया, या उसको कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं कोचेस, या कभी बाहर खड़ा कर दिया उसको कि जाओ तुम प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो पनिशमेंट जो है, ये मनोवैज्ञानिकों ने देखा है कि पनिशमेंट को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है या रूल्स नहीं ओबे कर रहा है और खुद भी नहीं करता है, दूसरों को भी उकसाता है, उस केस में आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन अमूमन जब वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है,
तो आप उसको परफॉर्म को कैसे वो इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस, उस पर आप ज्यादा ध्यान दें, ना कि पनिशमेंट पे। तो पनिशमेंट जितना हो सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और पनिशमेंट के साथ सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि जब आप किसी को पनिश करते हैं तो आप उसको ये कहते हैं कि अभी जो तुमने किया ये ठीक नहीं किया। पनिशमेंट ये कहता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और आपने उसको डांट दिया सबके सामने या उसको मार दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो आपने उसको ये बताया कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन उसको साथ साथ ये भी बताने की जरूरत है कि उसको क्या करना चाहिए, उससे क्या किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा है। तो पनिशमेंट आप जब भी दें तो पनिशमेंट कम दें, और पनिशमेंट जब भी दें तो ये भी बताएं कि उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है, जिससे कि वो भविष्य में अपने आप को सुधारे। तो पनिशमेंट के बारे में ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जितना हो सके पनिशमेंट को अवॉइड करिए, बच्चे को प्यार से समझाइए, स्पेशली अगर छोटे बच्चे आपके पास हैं, नए आए हैं, नए सीख रहे हैं, तो जितना आप उनको प्यार से सिखाएंगे उतना उनका विश्वास आपके ऊपर ज्यादा बनेगा और वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पनिश करेंगे तो बच्चा डर के मारे करेगा, आपकी बात सुनेगा, लेकिन उसका वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डर यूज करके काम निकलवाना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड का आप इस्तेमाल करिए, तो आप देखेंगे कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद है पेप टॉक्स। पेप टॉक्स होते हैं जो कोचेस मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं प्लेयर्स को। तो जैसे मैच शुरू होने के पहले टीम को पूरा बुला के वो उनको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, उनसे बातें करते हैं कोचेस कि तुम्हारा ये फॉर्मेशन होना है एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग बहुत आज अच्छा करोगे, जो इतना ट्रेनिंग किया है, हार्ड ट्रेनिंग किया है, आज उसको पूरा अपना दिखाओ प्रकट करके कि किस तरह से आपने ट्रेनिंग की है और आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तो इस तरह की जो मोटिवेटिंग शब्द कोचेस या साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, इनको पेप टॉक्स बोलते हैं। तो ये मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं which the coach or the psychologist gives to the player before a competition or a match or during half time, so as to motivate the player and psych them up so that they give their best performance. Through pep talks, coaches motivate the players to perform at their fullest potential. तो pep talk का क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि खिलाड़ी के अंदर जो भी क्षमता है वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार खेले, ऐसा नहीं कि आधे मन से खेले। तो जब आप पेप टॉक देते हैं तो खिलाड़ी के आप मोटिवेशन को बढ़ाते हैं पेप टॉक से, और खिलाड़ी अपना जो भी उसका क्षमता है वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद है फीडबैक और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। पॉजिटिव फीडबैक जो है ये बहुत एक बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। Positive feedback is very important for motivating the player because it provides the player with an objective assessment of the strengths and weaknesses and also provides him with direction in which to improve his performance. Feedback का मतलब है कि खिलाड़ी ने जो परफॉर्म किया वो कैसा किया। तो जब मैच हो गया उसके बाद आप मैच एनालिसिस करिए और देखिए कि खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर किसी खिलाड़ी में कोई कमी रह गई या कोई गलती कर दी उसने, तो उसको भी आप पॉजिटिव तरीके से बताइए कि उस गलती को कैसे अगली बार वो दूर करे। इस तरह नेगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव फीडबैक देंगे खिलाड़ी उससे थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाएगा और उसको ये नहीं पता होगा कि अगली बार मुझे क्या करना है। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि आप अगर खिलाड़ी में कोई कमी रह गई है तो आप उस कमी को पॉइंट करिए और साथ साथ ये भी बताइए कि उस कमी को दूर करने के लिए उसको अगली बार क्या करना है, कहाँ पर उसको ज्यादा वर्क करना है, किस एरिया में वर्क करना है। तो फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जब आप गोल्स भी सेट करते हैं तो खिलाड़ी ने अगर एक गोल, छोटा गोल कोई अचीव कर लिया है, तो उसके बाद आप फीडबैक दीजिए उसको, खिलाड़ी को बताइए कि तुम्हारा ये गोल था और तुमने इसको अचीव कर लिया है या नहीं अचीव कर पाए, इतने से रह गया है या आपने उससे भी अच्छा कर लिया है। तो इसको नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स भी बोलते हैं कि खिलाड़ी ने कितना परफॉर्म किया ये खिलाड़ी को बताइए। कई बारी कोचेस अपने तक ही रखते हैं, अपने पास रख लिया, स्कोर लिख लिया अपनी डायरी में। खिलाड़ी को भी बताते रहिए जिससे कि खिलाड़ी को पता हो कि मेरा गोल क्या था और मैंने कितना अचीव किया और अभी मुझे कितना और करना है और उसके लिए क्या करना है, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है।
तो फीडबैक भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, और पॉजिटिव फीडबैक अगर आप दें तो उससे खिलाड़ी को बहुत सहायता मिलती है। फिर खिलाड़ी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप कैसे बिल्ड करेंगे? द कोच एंड एथलीट मस्ट वर्क टुवर्ड्स अलाइनमेंट विद बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। पहले देखें कि खिलाड़ी की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, खिलाड़ी कितना उसका अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, कितना वो अचीव करना चाहता है अपने जीवन में, किस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। तो पहले उसका नीड असेसमेंट करिए, उससे बातें करिए, और बात करके पता लगाइए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, क्यों वो खेल में आया है। तो जब आपको ये पता होगा तो अब आपको पता होगा कि खिलाड़ी अचीव करने के लिए प्रेरित है या किसी और कारण से उसने खेल ज्वाइन किया है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए बच्चों को ऑटोनॉमी देना बहुत जरूरी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको खुला छोड़ दिया, जो मनाए वो करे, उसका मतलब ये नहीं है। आप उनकी ट्रेनिंग कराइए, लेकिन उनको इस बात की भी प्रैक्टिस कराइए कि वो खुद अपना असेसमेंट कर सके, खुद वो अपने आप को जज कर सकें और बता सकें कि कहाँ पर उनमें कमी रह गई। इसकी आदत उनको छुटपन से डालनी है। जहां पर वो नहीं बता पा रहे हैं वहां पर आप उनको बताइए, बट गिव देम सम बिट ऑफ ऑटोनॉमी। उनको हर चीज पका पकाया उनके मुंह में डालने से नहीं अच्छा होता है। इट्स गुड कि आप बच्चों को भी इन्वॉल्व करें कि वो अपना असेसमेंट खुद करें। तो बहुत छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो उनकी ट्रेनिंग बढ़ेगी और आगे बढ़ेंगे, उनकी आदत हो जाएगी कि वो खुद अपनी एनालिसिस कर सकें और खुद अपने आगे का प्लान अपने लिए सजेस्ट कर सकें कोच के साथ मिलकर। तो ऑटोनॉमी होना जरूरी है। कॉम्पिटेंस, खिलाड़ी के अंदर कॉम्पिटेंस की फीलिंग आनी चाहिए कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ और मेरी टेक्निक्स अच्छी हैं और मैं अच्छा कर सकता हूँ। वो ये विश्वास अपने ऊपर, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, और उसमें कोच का बहुत बड़ा रोल है कि कोच कैसे खिलाड़ी को विश्वास उसके अंदर पैदा करे कि वो कर सकता है। तो कोच को हमेशा उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहना है कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम ये चीज कर लोगे तो तुम देखना कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव तरीका है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और नेगेटिव है कि आप उसको कह दो कि तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे ये नहीं होता है, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इस तरह का फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहिए, वो खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह का अगर आप उसको मोटिवेशन देंगे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और ऑटोनॉमी उसके अंदर बढ़े, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसका ज्यादा बढ़ेगा। फिर है अगर परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है खिलाड़ी के, तो आप उसको शाबाशी जरूर दीजिए। वेट मत करिए कि जब वो मेडल लाएगा या पोजीशन आएगी उसकी कंपटीशन में तभी हम उसको रिवॉर्ड करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट्स, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो होते हैं परफॉर्मेंस में, उसमें भी खिलाड़ी को आपको रिवॉर्ड करते रहना चाहिए, शाबाश बोलते रहना चाहिए या उसके पीठ थपथपानी चाहिए। उससे खिलाड़ी को और मोटिवेशन होगा कि वो अच्छा कर सके। उसके बाद है पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव एफर्मेशन। अब खिलाड़ी क्या करें? अभी तक तो मैंने ये बताया कि कोच क्या कर सकते हैं। कैन आई हैव द स्क्रीन प्लीज? शेर बहादुर जी, एफर्मेशंस बोलते हैं, और ये पॉजिटिव एफर्मेशंस आप खिलाड़ी जो है वो कंपटीशन के पहले या हाफ टाइम में या किसी मैच के पहले या ट्रेनिंग में भी आप अपने आप को बोल सकते हैं। ट्रेनिंग में जाने के पहले भी आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हैं कि आज मैं अपना पूरा मन लगा के ट्रेनिंग करने वाला हूँ। सेल्फ मोटिवेशन, यस, सेल्फ मोटिवेट करना, तो इसको हम पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद है विजुअलाइजेशन या इमेजरी। इमेजरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने कल्पना के द्वारा आप अपने आप को देखते हैं, जैसे आप अपने आप को खुद टीवी स्क्रीन पे इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिनेशन है, अपनी कल्पना के द्वारा आप देख रहे हैं कि आप खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं और लीड कर रहे हैं और जीत रहे हैं।
तो अपने मन में एक वीडियो आप खुद चलाते हैं, इमेजिन करके, कल्पना करके आप अपने मन में अपना ही वीडियो चलाते हैं देखने के लिए। वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कोई, लेकिन आप मन में सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं, आप खुद अपने आप को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं और कंपटीशन चल रहा है या मैच चल रहा है और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप स्कोर कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं और एंड में आप जीत गए हैं। तो इस तरह की इमेजरी, इसको इमेजरी बोलते हैं, विजुअलाइजेशन या इमेजरी। ये एक बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल टेक्निक है खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए। खिलाड़ी खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को देखें कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इमेजेस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव इमेजेस, अगर आपकी टेक्निक कोई वीक है, टेक्निक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं ग्राउंड ट्रेनिंग में, तो उसकी इमेजरी मत करिए, आप सही टेक्निक की इमेजरी करिए। आप ये देखिए कि आप उसी टेक्निक को सही तरीके से कर रहे हैं, वो इमेजिन करो, उसका विजुअलाइजेशन करो। लेकिन जो गलती आप कर रहे हैं उसको अपने दिमाग में मत दोहराइए, उसकी इमेजरी मत करिए, क्योंकि जब आप गलतियों को अपने दिमाग में दोहराते हैं तो आपके दिमाग में जो रिकॉर्डिंग है उस गलती की रिकॉर्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जब स्ट्रांग रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उसको हटाना फिर और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम इमेजरी करें, ध्यान दें कि पॉजिटिव इमेजेस देखें, सक्सेस की इमेजेस देखें, अच्छा परफॉर्म करने की इमेजेस देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की इमेजेस देखें कि हम कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं और जो भी हमने सीखा है उसको हम पूरा सही तरीके से कंपटीशन में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव इमेजेस देखेंगे उतना आपको इमेजरी बहुत हेल्प करेगी। और दूसरी चीज है कि इमेजरी करते समय जितने सेंसेस का इंटरैक्टिव सेशन शाम को होगा, आप वहां पर भी क्लैरिटी ले सकते हैं। जो मैंने अभी पढ़ाया, आई जस्ट वांट क्विक फीडबैक। एक दो लोग बताइए मुझे कि समझ में आई चीज और क्लियर है कि नहीं। कोई जल्दी से बताइए, टाइम हो रहा है।